हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस मैगजीन को मैं करवा रहा था। ये घटना चक्र की मैगजीन आई हुई थी निरंतर नाम से। घटना चक्र वाले बोले थे ये मैगजीन अब हम हर महीने निकालेंगे। तो जो नई मैगजीन ये आई थी, ये पिछले 2-3 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यहाँ तक के पूरे कवर किया था। तो यहाँ पर आज जो भी हमारा टॉपिक होगा, ये पूरा जो जो पिछला संक्षिप्तिया होता है उसमें का जितने भी टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक को यहाँ पर ले लिया गया है। आप एक बार पढ़िए, यहाँ के जो भी क्वेश्चन होंगे वो पिछले 2-3 महीने में जो क्वेश्चन बने होंगे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बने होंगे। ये सब थ्योरी के पार्ट थे आपके। यहाँ पर इस बुक में हमने इसको कन्वर्ट किया है किस फॉर्म में, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ताकि आप एक बार अगर इस मैगजीन को पढ़ चुके होंगे तो इसको एक बार लगाइए। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा जो हमने पढ़ा है वो हमको याद हो रहा है कि नहीं। मेन होता है क्या, हर चीज़ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मेन इम्पोर्टेंट होता है कि कितना आप उसको रिकॉल कर पाते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। पेपर में आप यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, कितना आप वहाँ पर जो चीज़ें पढ़े हैं उसको कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लगभग 170 क्वेश्चन है। इन 170 क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, 2 के स्पीड में पढ़ लीजिए, लेकिन आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लाए हैं, ताकि जहाँ भी ना समझ में आए वो इंग्लिश में आप देख के समझ सकते हैं। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जो लोग को अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब कंटेंट बनाने में हमको थोड़ा सा मेहनत लगता है। जानते हैं, मैं ही सिर्फ ये सब करता हूँ, इसमें मेरा कोई मतलब कोई आपका टीम नहीं है। मैं ही अपने टीम में हूँ, अपना हर चीज़ खुद ही करता हूँ। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। प्लीज़ अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा में किस लेखक को सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर देखिए, ये पहले मैं बता देता हूँ कि जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, राजस्थानी, ये 4 मेन होते हैं। इन्हीं 4 जो भाषाएं होती, इन 4 भाषाओं को एक बार मैं दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ, ताकि आपको कोई भी अगर पूछे तो आप बता दें। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ हिंदी भाषा को में किस लेखक को मिला है, तो हिंदी भाषा में किस लेखक को मिला है, तो उनका नाम है गगन गिल। याद रखेंगे, गगन गिल को किस भाषा में मिला है, तो गगन गिल को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगर हम कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा के लिए किसको मिला है, तो अंग्रेजी भाषा के लिए ईस्टर्न कीरे को मिला है। तो इनको इंग्लिश भाषा के लिए मिला है। देखिए, ई से इनका नाम स्टार्ट हो रहा है, तो ई से याद रख लीजिएगा। गगन का याद रखिएगा, इनको हिंदी भाषा के लिए मिला है। अगर मैं कहूँ दीपक कुमार शर्मा, इनको किस भाषा के लिए मिला है, तो इनको संस्कृत भाषा के लिए मिला है, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा के लिए मिला हुआ है। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए गगन गिल को मिला है। अगर इंग्लिश के लिए ईस्टर्नीर किरे को मिला है। दीपक कुमार शर्मा को संस्कृत के लिए मिला है, और मुकुट मणिराज को राजस्थानी के लिए मिला है। ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चारों लोग का नाम याद रखेंगे। अब रचना एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से रचना है। तो अभी मैं आगे बता दूंगा रचना को, पहले यहाँ पर देख लिए। हिंदी भाषा के लिए तो गगन गिल को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला कह रहा है कि स्पिरिट नाइट्स नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो स्पिरिट नाइट्स नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये हैं स्टर्लिन किरे। तो स्टर्लिन किरे यही हैं। अब देखिए, ये कौन से भाषा में लिखे थे स्टर्लिन किरे, इन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखा था। इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है स्टर्लिन किरे को, ये स्पिरिट नाइट्स के लिए। गगन गिल को किस मिले, मैं जब तक आई बाहर। याद रखिएगा, जो हिंदी वाला था इनके लिए मैं जब तक आई बाहर, ये हिंदी के लिए था, ये याद रखिएगा। अगर मैं संस्कृत के लिए जो कहूं कि संस्कृत की किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो उस किस पुस्तक के लिए, भास्कर चरित। याद रखिएगा, भास्कर चरितम। तो ये भास्कर चरितम एक कविता थी, इसके लिए मिला था, ये याद रहे। इंग्लिश वाला भी एक आपका उपन्यास था, हिंदी वाला भी कविता था, ये याद रखेंगे। अब देखिए, ये मुकुट मणिराज जो राजस्थानी भाषा में था, ये किस लिए मिला था, तो गांव अर अम्मा। याद रखेंगे, गांव अर अम्मा, इसके लिए मिला था।
गांव रम्मा राजस्थानी के लिए, भास्कर चरितम किसके लिए, ये संस्कृत के लिए, ये जो ईस्टर्न किरे की थी इसको स्पिरिट नाइट्स के लिए जो लिखा गया है, और गगन गिल को जब तक मैं आप बाहर आई। बस इतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। किसमें? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में। तो ये मत सोचिएगा सिर्फ हिंदी वाला भी पूछेगा, इंग्लिश वाला, संस्कृत राजस्थानी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये देखिए, ये अभी हमने क्या कहा, गांव का अरे अम्मा किस भाषा की कृति है, तो ये किस भाषा की कृति है? राजस्थानी भाषा की कृति है। बस अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, भास्कर चरितम नामक कविता किस भाषा में लिखी गई थी, तो भास्कर चरितम संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। बस इतना याद रखना है। यहाँ पर देखते हैं ये क्या कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कब की गई थी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कब की गई थी ये बताना है। तो कब की गई थी? 18 दिसंबर 2024 को की गई थी, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जब तक मैं आई बाहर कविता के लेखक कौन है, तो जब तक मैं आई बाहर कविता के लेखक कौन है? गगन गिल हैं, इनका नाम याद रखेंगे, गगन गिल जब तक मैं आई बाहर इस कविता के लेखक हैं। ये हिंदी से था, हिंदी में इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 कब प्रदान किया गया था, तो ये कब प्रदान किया गया था? 26 नवंबर 2024 को प्रदान किया था। अब देखिए 26 नवंबर को ही क्यों प्रदान किया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका बन जाता है कि 26 नवंबर को ही ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मतलब मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में, मतलब राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया था। तो आप क्या याद रखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर ये याद रखेंगे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। दुग्ध दिवस ये कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये याद रखिए, मतलब 26 नवंबर मतलब ठंडी आने वाली रहती है तभी ये मनाया जाता है। शादियों का मौसम होता है 26 नवंबर को। शादियों में भी कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए, आइसक्रीम उस्क्रीम के लिए दूध की ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए यह याद रखिए। कैसे भी करके याद करिए, चाहे जैसे अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके कुछ भी करिए, आपको वहाँ पर रैंक लाना है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो ये किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बी वाला आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि स्वदेशी गाय भैंस नस्ल पालन श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला है, तो पहला स्थान किसको मिला है? रेणु झज्जर को मिला है। ये हरियाणा की है। अब हरियाणा ही ये सब में सबसे आगे रहता है। आप भी पूरे इंडिया में अगर दूध दही मट्ठा ये सब में सबसे ज़्यादा आगे कौन है? ये हरियाणा है। दूसरे हाँ हरियाणा है, और हरियाणा की रेणु झज्जर को पुरस्कार मिला है। याद रखेंगे पालन श्रेणी में, मतलब पालते हैं ये सर्वश्रेष्ठ। द्वितीय श्रेणी में द्वितीय स्थान पर कौन है? देवेंद्र सिंह परमार हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, और तीसरी तृतीय पे कौन है? तृतीय में आप सुरभि सिंह। सुरभि सिंह कहाँ की हैं? तो ये यूपी की हैं, ये याद रख लेंगे। तृतीय में मतलब स्वदेशी गाय भैंस नस्ल पालन श्रेणी में सुरभि सिंह को मिला है। ये तृतीय श्रेणी में मतलब तृतीय स्थान पर आई हैं, ये याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य सम्मान 2023 की घोषणा कब की गई थी? करें बाल साहित्य सम्मान की घोषणा कब की गई थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जनवरी 25 में की गई थी, तो जनवरी 2025 में की गई थी बाल साहित्य। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये याद रख लेंगे। यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी जैसे आपने पढ़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, ऐसे बाल साहित्य पुरस्कार अभी जनवरी 2025 में किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है? क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान, तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर करुणा पांडे को मिला है, ये याद रखेंगे कि इनको मिला है डॉक्टर करुणा पांडे को मिला है। तो ये याद रखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं कहूँ डॉक्टर आरपी सारस्वत को क्या मिला है, क्या इसको डॉक्टर आरपी सारस्वत को क्या मिला, ये सहारनपुर के हैं, इनको मिला है सोहन लाल द्विवेदी का बाल कविता सम्मान। तो ये सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान इनको मिला है, ये याद रख लेंगे।
दिलीप शर्मा को क्या मिला है? तो दिलीप शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान मिला है दिलीप शर्मा को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं। अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान किसको मिला है? तो अमृतलाल नागर किसको मिला है? डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान को मिला है। शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान किसको मिला है? तो अभी हमने कहा दिलीप शर्मा को मिला है। ये सब आपके बुक में दिया गया है। कह रहे हैं 34वां बाल व्यास सम्मान 2024 किसको मिला है? सॉरी, 34वां व्यास सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यास सम्मान ये बार बार पूछ लिया जाता है, तो व्यास सम्मान किसको मिला है ये याद रखना है। तो ये पहले याद रखिएगा किसके द्वारा ये दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब 34वां बाल सम्मान सम्मान 2024 किसको मिला है? तो सूर्यबाला को मिला है। सूर्यबाला की उपन्यास क्या है? कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी, इनका उपन्यास है। मैं लिख देता हूं, कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी, बेड़ू की डायरी, ये इसी के लिए सूर्यबाला को व्यास सम्मान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या करा है? करा है कि सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान किस कृति के लिए दिया गया है? क्यों? कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी, इसी के लिए दिया गया। अब तो याद हो गया होगा आपको। देखिए यहां पढ़ते हैं, अगर आपको पेपर में कभी भी ऐसे टाइप क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तुरंत कर देंगे। टर्नर पुरस्कार 2024 किसको मिला है ये बताना है। तो टर्नर पुरस्कार किसको मिला है? तो टर्नर पुरस्कार मिला है जसलीन कौर को मिला है। ये याद रखिएगा, जसलीन कौर को टर्नर पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। ओपी लिखा, OPCW द ह्यूज अवार्ड, याद रखिएगा, OPCW द ह्यूज अवार्ड 2024 ये किसको मिला है? तो ये किसको मिला है? तो भारतीय रासायनिक परिषद ICC को प्रदान किया गया है। तो रासायन ICC क्रिकेट वाला मत याद रखेंगे, ये भारतीय रासायनिक परिषद को प्रदान किया गया है। तो ये याद रखें, केमिकल, यहाँ पर केमिकल भारतीय रासायनिक परिषद, ये इंडियन केमिकल काउंसिल को प्रदान किया गया है ये इसको, ठीक है। ये कौन सा? OPCW द ह्यूज अवार्ड, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है 5वां फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ सीरीज को किसे मिला है? मतलब कह रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ OTT प्लेटफॉर्म पर जो सभी सीरीज नहीं आती हैं, सबसे बेस्ट सीरीज कह रहे हैं, कौन सा है? तो यहाँ पर बताना है कि OTT सीरीज में सबसे बेस्ट सीरीज कौन सा है जिसको आपको मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ सीरीज कौन सा है? तो ये याद रखिएगा, द रेलवे मैन। तो ये याद रखिए, देखे होंगे आप कि नहीं अब पता नहीं, या द रेलवे मैन को मिला है। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा, गन्स एंड गुलाब्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये याद रखिएगा, ये जीता है गन्स, क्या पूछ रहा है? गन्स, हाँ, तो राजकुमार राव ने जीता है। याद रखें किसने? राजकुमार राव ने। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है, हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मनीषा कोइराला को मिला है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए बस। 5वां फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ वेब ओरिजिनल फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो ओरिजिनल फिल्म को पुरस्कार के लिए अमर सिंह चमकीला को मिला है। ये याद रखिए, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, अमर सिंह चमकीला को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? मतलब अमर सिंह चमकीला के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता? जो सर्वश्रेष्ठ मतलब अमर सिंह चमकीला के लिए, तो ये किसने जीता? तो याद रखेंगे, ये इम्तियाज अली ने जीता। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या करा है? करा है अमर सिंह चमकीला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? तो ये किसने जीता था? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिलजीत दोसांझ ने जीता था। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, उतना वो नहीं OTT वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म मतलब ड्रामा का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का पुरस्कार किसको मिला है ये बताना है। तो किसको मिला है? द ब्रूटलिस्ट को मिला है, ये याद रखिएगा। 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मतलब जो ये द ब्रूटलिस्ट के लिए अभिनेता कौन था जिसको ये मिला है? तो दो अभिनेता इसका कौन था? एड्रियन
एड्रियन बॉडी इसके अभिनेता थे। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या करें। 22वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म संगीत एवं हास्य का पुरस्कार किसको मिला है? तो किसको मिला है? एमिलिया प्रियो को मिला है। ठीक है, एमिलिया पेरेज। अब यहाँ पर देखिए, करें 22वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? गैर अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार एमिलिया प्रेज ने जीता है गैर अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं, करें कि 22वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड का फिल्म का पुरस्कार फ्लो ने जीता है। ये याद रखिएगा, किसने जीता है? फ्लो ने जीता है। अब यहाँ पर देखिए, करें 2025 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म की निर्देशक कौन थी? करें पहले भारतीय फिल्म की निर्देशक कौन थी? तो याद रखिएगा ये कौन थी? ये याद रखिए पायल कपाड़िया थी। ठीक है, कौन थी? पायल कपाड़िया। इनकी फिल्म कौन थी? तो इनकी फिल्म याद रखिएगा आल बी इमेजिन एज लाइट इनकी फिल्म थी। ये याद रख लीजिएगा। चलते हैं ना, देखते अभी देखिए हमने कितना ग्लोबल 22वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड से क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या करा, पार्थ योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? ठीक, शुरू की गई है। तो ये 8 जनवरी को यह योजना शुरू की गई है, पार्थ योजना। ये किस राज्य के द्वारा? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा ये शुरू की गई है। इस योजना के द्वारा किया क्या जाएगा? इस योजना के तहत खेल विभाग में, सेना में, पुलिस सेवा करने के जो इच्छुक हैं उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उनके लिए। ठीक है, तो किसके लिए? चाहे जो खेल में है, सेना में जाना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है, इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना शुरू किया है। अब यहाँ पर ट्रेनिंग प्रदान करना है। पार्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को सेना, पुलिस के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग यूथ फॉर आर्मी पुलिस सर्विस, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या करें स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का उद्देश्य क्या है? करें स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति का मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसमें उसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल ज्ञान समग्र विकास को बढ़ावा देना। ये याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करें पुनातनछंगु जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? पुनाचंगथंगु जल विद्युत परियोजना कह रहे हैं ये किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ पर है? भूटान में है। ये याद रख लेंगे, कहाँ पर है? भूटान में। किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो भारत की जो महारत्न कंपनी भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। याद रखिएगा, पुना तसांगछू जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? भूटान में है। ये याद रख लीजिए, जिसका नाम कठिन है वही भूटान में है। यहाँ करें राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NOP के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का इसका किसने किया था? पीयूष गोयल ने किया था। याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो कब? 9 जनवरी 2025 को। देखते हैं, यहाँ 35 नंबर का है, प्रधानमंत्री द्वारा विशाखापट्टनम में किस परियोजना की आधारशिला रखी गई जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है? प्रधानमंत्री द्वारा विशाखापट्टनम में किस परियोजना की? तो कहाँ पे रखी गई? ये विशाखापट्टनम, जो हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा। तो ये क्या है? तो ये क्या है? NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब है। ये याद रखिएगा पहला। नहीं देखते हैं, यहाँ क्या करें सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए तक का इलाज निःशुल्क मिलेगा? करें अधिकतम कितने रुपए तक का इलाज निःशुल्क मिलेगा? ये याद रखिएगा। तो सड़क दुर्घटना पीड़ित, तो अब देखिए ये इसकी परियोजना की मतलब घोषणा किसने किया? तो इसकी परियोजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा, क्योंकि सड़क परिवहन मंत्री वही हैं। तो याद रखिएगा किसने किया है? नितिन गडकरी ने। इन्होंने कहा है कि अगर जो इस योजना के तहत किसी भी सड़क पर जो वाहन के कारण हादसा हो जाता है तो घायलों को 7 दिन तक प्रति दुर्घटना
और प्रति व्यक्ति अधिकतम कितना 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज मिलेगा। ठीक है, 7 दिन तक प्रति दुर्घटना, याद रखेंगे, करें 7 दिन तक, और प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। ठीक है, और जो जिसमें जैसे मृत्यु हो गई है तो 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अगर मान लो बाई चांस मृत्यु हो गई तो 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, 1.5 लाख रुपए का। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं PLI योजना 1.1 का मुख्य उद्देश्य क्या है। PLI योजना 2 का इसका उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो इसको उद्घाटन इसका कैसे, केंद्रीय मंत्री HD कुमार स्वामी ने इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया था। तो याद रखिएगा, मतलब शुभारंभ इसका नई दिल्ली में किया गया था। इसका काम क्या है कि जो घरेलू इस्पात उद्योग है उसको मजबूत बनाना और उसके जो क्रियान्वयन को उसको बढ़ावा या उत्पादन को बढ़ावा देना। तो विशेष इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देना, ये आपका बी वाला हो जाएगा। इस्पात को बढ़ावा देना, PLI, याद रहे PLI स्कीम 1.1 क्या है, इस्पात को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखिएगा, प्रमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल स्टील। नहीं देखते हैं ये क्या करा है कि पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया। पंचायत से पार्लियामेंट, अब देखिए ये देखिए जब यहाँ पर आए तो आप क्या कर लीजिए, मतलब ये जान लीजिए कि वहाँ पर पार्लियामेंट की बात हो रहा है, तो बिना अध्यक्ष से कौन सा पार्लियामेंट होगा। तो यहाँ पर लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला द्वारा सेंट्रल हॉल में इसका उद्घाटन किया गया। किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का इसका उद्घाटन किया गया। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता है जो इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसके द्वारा लोकसभा सचिवालय तथा जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय के सहयोग से बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर यह आयोजन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, किसके सहयोग से, राष्ट्रीय महिला आयोग और लोकसभा सचिवालय और जनजातीय मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, मतलब इसका आयोजन किया गया इस कार्यक्रम का। पंचायत से पार्लियामेंट किसकी जयंती पर, याद रखेंगे बिरसा मुंडा की जयंती पर। अब ये भी याद रखेंगे बिरसा मुंडा की जयंती कौन थी, तो 150वीं जयंती थी, ये याद रखेंगे। हर एक छोटी छोटी चीजें याद रखिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें याद रखने में वही आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जब आप छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे, मान लीजिए एक स्टेटमेंट ये बन गया, इसको राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकसभा सचिवालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम को आयोजन किया गया, एक तो स्टेटमेंट ये बन गया। दूसरा बन गया कि बिरसा मुंडा की 149वीं जयंती पर, अब देखिए यही एक थी, सिर्फ 9 को 0 को 9 मतलब 50 को 49 बना दिया, बस आपका क्वेश्चन गलत हो गया अगर इसको सही मार दिए। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर, ये याद रख लेंगे। ठीक है, बस पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, हर चीजें पढ़िए, ध्यान से पढ़िए ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दें वहां पर। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना के तहत किस राज्य सरकार द्वारा ST और छात्रों को 5,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया गया। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, अब ये ऐसा कहाँ योजना आएगा, तो ये उड़ीसा में आया। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री याद रखिएगा मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी, वो बिहार वाले मांझी की बात नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका इस योजना के तहत होगा क्या कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा, इतना बड़ा नाम कर दिए हैं, मतलब दे दिए हैं योजना का, इसका काम क्या होगा, तो इसका काम क्या होगा, जो ST छात्र हैं उनको 5,000 रुपये का प्रोत्साहन। अब कैसे प्रोत्साहन, 9 एवं 11 में जो दाखिला लेते हैं, क्लास किसमें, क्लास 9 में और क्लास 11 में, याद रखिए, मतलब आप जैसे 8 क्रॉस किए तो इसके बाद 9 में जाते हैं ना, तो जब 9 में जाते हैं, मान लीजिए कोई स्कूल सिर्फ 8 ही तक है, इसके बाद 9 में स्कूल दूसरे स्कूल में अगर गए तो वहाँ पर आपको 5,000 रुपये मिलेगा। अगर 11 में गए इंटर हाई स्कूल पास करके तो वहाँ भी आपको 5,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, प्रोत्साहन राशि मिलेगी। चलते हैं ना देखते हैं,
यहाँ पर क्या करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री फसल योजना, तो वो ये कब तक जारी करने की मंजूरी दे दी गई है, तो 2025-26 तक जारी रखने, 25-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। ये याद रख लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। करें कि विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किस अभियान का हिस्सा है। करें विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल। अब देखिए इसका शुभारंभ किसने किया था, तो ये मंत्री थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया था इसका शुभारंभ। अब देखिए आप कहेंगे सुशासन दिवस के अवसर पर, ये सुशासन दिवस मनाया कब जाता है, तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, याद रखिएगा 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर इस पहल का शुभारंभ किया गया, 25 दिसंबर 2024। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, यह पहल प्रशासन गांव की ओर अभियान का एक हिस्सा है। किसका अभियान है, प्रशासन गांव की ओर, ये याद रखिए प्रशासन गांव की ओर अभियान का एक हिस्सा है। ठीक है, इसको क्यों लागू मतलब चलाया जा रहा है, ताकि पंचायती राज संस्था वो जो संस्थान है उनकी क्षमता को बढ़ावा देना। याद रखिएगा इस पहल में मतलब पायलट प्रोजेक्ट रूप में कौन कौन से राज्य चुने गए हैं, तो इस पहल के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उड़ीसा का नाम आ गया है। याद रखेंगे उड़ीसा कौन है, असम है, याद रखेंगे असम है, फिर गुजरात भी आ गया है इसमें, और आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये योजना चलाई जाएगी। कौन सी योजना, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल। याद रखेंगे विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल, ये किस अभियान का हिस्सा है, प्रशासन गांव की ओर अभियान, इसका हिस्सा है प्रशासन गांव की ओर अभियान। हर चीजें दो दो बार बोलता हूं ताकि आपको याद हो जाए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। पार्वती, काली, सिंध, चंबल, पीकेसी लिंक परियोजना किन राज्यों से संबंधित, तो ये किन किन राज्य, पार्वती और काली सिंध, तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये याद रखिएगा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये समझौता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, मतलब ये बैराज बनेगा इसी दोनों राज्यों के बीच ये समझौता किया गया है। मतलब इसकी जो आपका हस्ताक्षर किया गया था ये प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, केंद्र सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हुई। 17 दिसंबर 2024 को हस्ताक्षर किया गया, मतलब मोदी भी इसमें शामिल थे, प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थित में ये जयपुर में इस परियोजना को मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच ये हस्ताक्षर किया गया था। तो ये याद रखेंगे। जैसे देखते हैं, करें कि यूपी एग्रीस योजना के लिए वित्तीय सहायता किस संगठन द्वारा प्रदान की गई है। यूपी एग्रीस के लिए वित्तीय सहायता किस संगठन के द्वारा प्रदान की गई है, ये बताना है। तो इसको किस संगठन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इसी के द्वारा क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। ये याद रख लेंगे। ठीक है, यूपी एग्रीस योजना। अब ये देखिए यूपी एग्रीस योजना है क्या, ये क्या है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए और किसानों को सशक्त बनाने के लिए ये क्या किया गया है, 325.10 मिलियन डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी गई है। अब इस किसके द्वारा, IBRD बैंक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है। इसकी अवधि कितनी होगी, तो इसकी अवधि होगी 6 वर्ष। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो इसका शुभारंभ किया गया था 28 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, करें ऊर्जा वीर पहल का उद्देश्य क्या है। आप देखिए ऊर्जा वीर पहल है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ऊर्जा वीर पहल का उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे ये है आपका जो पंजीकृत निजी इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रशिक्षण और प्रमाणित करना। तो याद रखिएगा जो पंजीकृत निजी इलेक्ट्रीशियन हैं को, मतलब निजी इलेक्ट्रीशियनों को प्रशिक्षित ट्रेनिंग देना और प्रमाणित करना ऊर्जा वीर पहल का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं कि मिशन अरुण हिमवीर का उद्देश्य क्या है, मिशन अरुण हिमवीर, इसका उद्देश्य क्या है,
अब देखिए ये किसके द्वारा चालू किया गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा कृषि और बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसको चालू किया गया है। तो कृषि और बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश द्वारा मिशन अरुण हिमवीर चालू किया गया है। यहाँ देखिए क्या करा है, कह रहे हैं बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में कितना मासिक वेतन मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत पहले वर्ष में, अब देखिए बीमा सखी योजना क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत हरियाणा में इस योजना का शुभारंभ किया। अब इस योजना का शुभारंभ मोदी जी ने कब किया, इस योजना का शुभारंभ मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को किया। कौन सा, बीमा सखी योजना। अब इसमें क्या होगा ये देख लीजिए। इस योजना में क्या किया जाएगा, जो 18 से 70 वर्ष की मतलब महिलाएं होंगी उसको उनको क्या किया जाएगा, 18 से 70 वर्ष की महिलाओं का को भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जो एलआईसी है, याद रखेंगे, जो एलआईसी है उसमें जो 18 से 70 वर्ष की महिलाएं होंगी इनको एजेंट बनाया जाएगा और इनको सशक्त बनाने का उद्देश्य है। जब मतलब वहां पर जाएंगे एजेंट बनेंगे तो उनको कुछ नॉलेज होगा बाहर, ठीक है, तो एजेंट बनाया, इतना ही याद लीजिए। बीमा सखी योजना है क्या, एलआईसी में एजेंट बनाना है, ठीक है, महिलाओं को। अब इसमें होगा क्या, भारतीय महिलाओं को भारतीय जीवन बीमा बीमा में निगम में बीमा सखी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, बीमा सखी के नाम से। और इसमें एक चीज और याद रख लीजिए, इस योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में मासिक 7,000 रुपये, याद रखिएगा, पहले वर्ष इसी योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में महीने का 7,000, दूसरे वर्ष में कितना, 6,000, और दूसरे वर्ष में 6,000 और 6,000 रुपये तीसरे वर्ष में भी आपको 6,000 रुपये वेतन मिलेगा। इसके बाद इसके अलावा इनका बीमा पॉलिसी बेचने के बाद जितना बीमा पॉलिसी बेच देंगे उनका कमीशन भी इनको मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, तो ये याद रखिएगा। अब कह रहे हैं पहले वर्ष में कितना मासिक वेतन मिलेगा, तो पहले वर्ष में हमको 7,000 रुपये, दूसरे में 6,000, तीसरे वर्ष में 6,000 भी मिलेगा। तो ये याद रखिएगा। बीमा सखी योजना आई थिंक आप समझ गए होंगे, महिलाओं को एलआईसी एजेंट बनाना है, ये है, ठीक है। तो इनको सशक्त करना है, मेनली यही उद्देश्य है। एजेंट नहीं बनाना, मतलब एजेंट के थ्रू बनाने के थ्रू उनको सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना कितने राज्यों में संचालित होगी। राष्ट्रीय भूस्खलन, अब राष्ट्रीय है तो इसको लॉन्च मतलब इसको मंजूरी किसने दिया है, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में एक मतलब उच्च स्तरीय समिति इसको मंजूरी दी गई है। आपको देखिए कितने राज्यों में संचालित होगी, तो ये कितने राज्यों में, 15 राज्यों में संचालित होगी। 15 राज्यों में मैक्सिमम राज्य कहाँ के हैं, मैक्सिमम राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं। जैसे आपके कौन कौन से राज्य हैं, तो ये याद रखिए, मैं बना देता हूँ। ये अरुणाचल प्रदेश आपका राज्य होगा पहला। दूसरा कौन सा राज्य होगा, असम आपका राज्य होगा। ये 15 राज्यों में बता रहे हैं। ये तीसरा कौन सा होगा, इधर वाला हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, या कौन सा, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आपका मणिपुर आ जाएगा, मणिपुर के बाद कौन सा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम के बाद आपका इधर मेघालय भी आ जाएगा, मेघालय भी आ जाएगा। नागालैंड भी यहाँ आ जाएगा, नागालैंड भी आ जाएगा। इसमें सिक्किम भी आ जाएगा, आप याद रखिएगा, सिक्किम भी आ जाएगा। त्रिपुरा आ जाएगा, कौन, त्रिपुरा आ जाएगा। त्रिपुरा के बाद आपका उत्तराखंड आ जाएगा, यूके भी आ जाएगा। उत्तराखंड के बाद कर्नाटक आ जाएगा, नीचे आएंगे आपका कर्नाटक आ जाएगा। कर्नाटक के बाद केरल भी आ जाएगा एकदम नीचे। महाराष्ट्र आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पूछेंगे यूपी कहाँ गया, यूपी गायब है, ठीक है। ये राष्ट्रीय भूस्खलन न्यूनीकरण परियोजना कितने राज्यों में, 15 राज्यों में संचालित की जाएगी। और सबका नाम याद रख लेंगे, कहाँ कहाँ संचालित की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्य हैं, नीचे के 2-3 हैं, जैसे आपका केरल हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये याद रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। बिहार यूपी नहीं है, ये याद रखिएगा। अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। कौन, अटल इनोवेशन मिशन 31 मार्च 2028 तक। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि
हीहो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीहो जल विद्युत परियोजना सूर्य सबसे पहले कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, तो यहीं स्थित है हीहो जल विद्युत परियोजना। कितने करोड़ रुपए से मंजूरी मिली है? 3 करोड़ रुपए के निवेश की इसमें मंजूरी मिली है, ये याद रखिए। 240 मेगावाट को परियोजना को अनुमति दी गई है। 50 महीने में, मतलब 240 वाट बनेगा 50 महीने में, इसकी अनुमानित अवधि है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ इतना याद रखिएगा, हीयो जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि तातो वन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तातो फर्स्ट जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो तातो फर्स्ट जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो अभी हमने क्या क्या बताया? हीयो जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में, तातो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। बस यही दोनों याद रख लीजिएगा, जगह याद रख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ मत याद करिए। यहाँ पर क्या करा है? कह रहा है चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए योजना का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? चिकित्सा उपकरण को मजबूत करने के लिए, तो ये चिकित्सा मंत्री कौन है? जेपी नड्डा है, तो इन्हीं ने किया है। बस अब यहाँ पर देखिए चिकित्सा उपकरण को मजबूत करने की योजना कुल व्यय कितना आएगा? करें कुल व्यय कितना आएगा? तो 500 करोड़ रुपए व्यय आएगा चिकित्सा उद्योग को मजबूत करने के लिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन चिसवालस नाइट थी। अब देखिए ऑपरेशन और अभियान से जो क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं। क्या कह रहा है? चिवालरस, चिवालरस, ये याद है, नाम भी अलग है, चिवालरस नाइट 3, इसका नाम है चिवालरस नाइट, याद रखिए नाइट 3 इसका नाम है। तो इसका जो चिवालरस नाइट 3 नाम है, ये कह रहे हैं कि ये एक अभियान था। ठीक है, ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 ये एक अभियान था। ये क्यों, मतलब किस देश के द्वारा चालू किया गया था, ये बताना है। तो ये किस देश के द्वारा चालू किया गया था? यूएई के द्वारा चालू किया गया था। अब आप पूछेंगे ये जो चिवालरस अभियान है ये क्यों चालू किया गया था? ये तो आप बता दिए कि यूएई के द्वारा चालू किया गया था। चालू क्यों किया गया था? ये चालू किया गया था जो गाजा में युद्ध विराम के पश्चात यह अभियान चलाया गया था, ताकि गाजा के लोगों को जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो मिल पाएँ, जो अभी पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। तो याद रखिएगा कि इसके यूएई के द्वारा ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 चलाया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या करा है? कह रहे हैं स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है? स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य में? तो ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं 36 करोड़ देवता। ऐसे याद रखिएगा, 36 करोड़ देवता। तो 36 करोड़ देवता में कौन आ जाते हैं? विष्णु भी भगवान भी आ जाते हैं। बस कहाँ से? जसपुर जिले में लॉन्च की गई है। कहाँ से? स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा, यहीं पर जसपुर जिले से लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा। इसका काम क्या है? स्वस्थ माता तंदुरुस्त, नाम से पता चल रहा है जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाना। गर्भवती महिलाएं और बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाना। 55 क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान को किस संस्थान के सहयोग से शुरू किया गया है? तो ये किस आईआईटी बॉम्बे के द्वारा शुरू किया, आईआईटी बॉम्बे, याद रखेंगे। यहाँ करें कि सूर्य किरण 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ? सूर्य किरण, अब देखिए सूर्य किरण कहाँ से? तो याद रखिएगा भारत है और नेपाल है, इसी दोनों के द्वारा ये सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। ये 18वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा, भारत और नेपाल के द्वारा 18वां संस्करण था। अब ये पूछेंगे हुआ कहाँ था, नेपाल में कि भारत में? तो ये नेपाल के सलझंडी में आयोजित हुआ था। 31 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में ये आयोजित, 13 जनवरी 2025 के बीच में ये आयोजित हुआ था। कहाँ पर? नेपाल के सलझंडी में। तो सलझंडी, ये ऐसे नाम लिखा जाता है, यहीं पर ये आयोजित किया गया था। कौन सा? सूर्य किरण 2024, भारत और नेपाल। अगर अच्छा लग रहा होगा तो अगर लाइक कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दिया करिए, अगर शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दिया करिए, और सब्सक्राइब तो जरूरी कर दीजिए। हरिमाहू शक्ति 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में हुआ था? हरिमाऊ शक्ति,
हारीमाऊ। तो ये किसके किसके बीच में, भारत है और किसके बीच में, मलेशिया के बीच में सैन्य अभ्यास का ये चौथा संस्करण है इसमें। ठीक है, अब कहाँ हुआ था, मलेशिया के पहांग जिले के बेटांग कैंप में हुआ था, मलेशिया के पहांग जिले में, पहांग पहांग जिले में हुआ था। हरिमाहू शक्ति 2024 मलेशिया में हुआ था, ये याद रखेंगे, भारत और मलेशिया के बीच ये अभ्यास। करें संयुक्त विमोचन 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या था, संयुक्त विमोचन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचान प्रदान करना। भारतीय सेना ने दक्षिणी कमान की कोराड़ कोर द्वारा अहमदाबाद और पोरबंदर और गुजरात में आयोजित किया गया ये, मतलब ये अभ्यास कि मानवीय सहायता और आपदा, जैसे हो सकता है कि ऐसा कि कोई चीज़ ऐसे घटना घट जाए तो उस समय मानवीय आपदा कितनी जल्दी पहुंचाया जाएगा, कैसे पहुंचाया जाएगा, वही अभ्यास चल रहा था यहाँ पर, संयुक्त विमोचन 2024, ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता भी था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करें अग्नि वॉरियर 2024 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, तो ये अग्नि वॉरियर 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, तो ये भारत और भारतीय सेना और सिंगापुर के सशस्त्र, तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में ये आयोजित किया गया। आप कह रहे हैं कि भारतीय और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया गया, तो ये 13वां संस्करण था। आप पूछ रहे होंगे ये कहाँ पर आयोजित किया गया, कहीं सिंगापुर तो नहीं चले गए, नहीं, ये देवलाली। अब पूछेंगे देवलाली कहाँ पर है, ये भी बता दीजिए, तो देवलाली कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, यहीं पर आयोजित किया गया अग्नि वॉरियर 2024 सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहे हैं कि करें बाल विवाह मुक्त भारत अभियान किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान ये किस केंद्रीय मंत्री द्वारा, तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया, तो हाँ, ये किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया था, तो ये अन्नपूर्णा देवी द्वारा शुरू किया गया। ये हैं कौन, तो याद रखिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया, बाल विवाह मुक्त अभियान। ये कब लॉन्च किया गया था इसको, ये 27 नवंबर को लॉन्च किया गया था, 27 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया था बाल विवाह मुक्त अभियान। अब यहाँ पर क्या गया, SAREX 2024 रिलेटेड, किससे रिलेटेड है SAREX, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास एवं कार्यशाला का 11वां संस्करण कोच्चि केरल में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, कोच्चि केरल में आयोजित किया गया था इसका 11वां संस्करण। तो ये क्या था, तो याद रखिएगा समुद्री खोज और बचाव, तो याद रखिएगा समुद्री खोज और बचाव। यहाँ क्या करा, पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 किस एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया, पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 किस एजेंसी द्वारा मतलब आयोजित किया गया, तो ये किसके द्वारा, एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये याद रखिएगा डिफेंस स्पेस एजेंसी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या करें, सहयोग होप टेक 2024 अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया, तो ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया ये बताना है। होप टेक, तो ये भारत और वियतनाम, तो भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित किया गया, ये याद रखेंगे। नहीं देखते हैं, यहाँ करें महाकुंभ 2024। अब देखिए आयोग और समिति जो बनी थी उसके बाद, महाकुंभ 2024 में जो भगदड़ हुई थी घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मतलब उस घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बनाया गया था, 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया गया था, उसके कारण उसके अध्यक्ष कौन थे, मतलब उस समिति के, तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो हर्ष कुमार थे, तो याद रखिए कहीं हर्ष कुमार है, हाँ हर्ष कुमार है, न्यायमूर्ति हैं हर्ष कुमार, मतलब रिटायर्ड न्यायमूर्ति है, याद रखेंगे। इनके साथ जो और हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये सेवानिवृत्त IPS अधिकारी BK गुप्ता हैं, ये पहले वाले हैं जो BK गुप्ता हैं, दूसरे कौन से हैं, दूसरे DK सिंह हैं, तो ये याद रखिए दूसरे कौन है, DK सिंह, तो यही ऊपर तीनों हैं, और हर्ष कुमार क्या है इसके मतलब प्रेसिडेंट, मतलब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे।
तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी रिपोर्ट किसे सौंपी गई। कहें जो जेपीसी रिपोर्ट होती है किस पर, वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति। तो ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जेपीसी रिपोर्ट मतलब जो संयुक्त संसदीय समिति किस पर बिल आया था, मतलब किस पर आया, तो ये वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी आई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए कह रहे हैं कि रिपोर्ट किसे सौंपी गई, तो जेपीसी के अध्यक्ष ये जेपीसी के अध्यक्ष कौन थे, जगदम्बिका पाल द्वारा इस रिपोर्ट को किसको सौंपी गई, तो रिपोर्ट को किसको सौंपी जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई। वक्फ संशोधन बिल पर जो जेपीसी रिपोर्ट थी किसने सौंपी, इसके अध्यक्ष थे जेपीसी के, कौन थे, जगदम्बिका, याद है जगदम्बिका, ये देखिए जगदम्बिका पाल ये अध्यक्ष थे। इन्होंने रिपोर्ट किसको सौंपी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को सौंपी थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 66 नंबर का, वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्तरदायी और नैतिक उपयोग हेतु रूपरेखा विकसित करने के लिए किस समिति की गठन की गई। तो याद रखिएगा किसने समिति गठित की, तो किसने समिति गठन की, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी गठन की गई, इसका गठन किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उत्तरदायी नैतिक उपयोग विकसित करने के लिए। नहीं कह रहे हैं कि वित्तीय क्षेत्र में एआई के उत्तरदायी उपयोग हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये करें इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य हैं, वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। करें 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई, तो ये कहाँ आयोजित की गई, तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। 13 से 17 जनवरी के बीच 2025 के बीच आयोजित किया गया। थोड़ा सा कंटेंट हमारा टफ रहता है, लेकिन जो भी कंटेंट रहता है वो पेपर में आने वाला रहता है, ऐसे पेपर में आता ही है। अब यहाँ पर देखते हैं, करें पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये देहरादून में आयोजित किया गया, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, करें 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था। 18वां ये कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस है, ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है। ठीक है, अब कहाँ करें इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भी याद रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ किया गया, भुवनेश्वर के उड़ीसा में किया गया। कहाँ का, सॉरी मतलब उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया इसका आयोजन। मुख्य विषय क्या था, तो इसका मुख्य विषय था विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इसका थीम था। याद रखिएगा, थीम पूछे, मेन थीम 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का, तो विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, तो 8 से 10 जनवरी 2024 के बीच, 2025 के बीच में आयोजित किया गया विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था। उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था, इसका मुख्य विषय था उद्यमियों का सशक्तिकरण, पशुधन, अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। बी वाला आंसर है, एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योरशिप टू ट्रांसफॉर्म लाइव स्टॉक इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि हिम टेक्सटाइल 2025 वस्त्र उद्योग का प्रमुख कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। हिम टेक्सटाइल 2025 वस्त्र उद्योग 2025 वस्त्र उद्योग का प्रमुख कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, ये बताना है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये जर्मनी में आयोजित किया गया, फ्रैंकफर्ट एम मेन जर्मनी में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो केंद्रीय मंत्री जो कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किसने उद्घाटन किया था, जर्मनी में, मतलब हर जगह का बना था, तो भारत का जो मंडप है उसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चौहान ने किया था। देखते हैं, कह रहे हैं कि पहले भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 के दौरान क्या पहल शुरू की गई, तो जो पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन था उसके दौरान कौन सा पहल शुरू किया गया,
याद रखिए। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कोलंबो श्रीलंका में आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में क्या किया गया? इस सम्मेलन में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया। श्रीलंका का क्या है? हिंदी भाषा में पहला सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया, ये याद रख लेंगे। किस भाषा में? हिंदी भाषा में पहला सर्टिफिकेट कार्यक्रम शुरू किया गया। देखते हैं, विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 ये कहाँ पर शुरू किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में, याद रखें, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 ये क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने उद्घाटन? बंगलौर में ये आयोजित किया गया। और किसने उद्घाटन किया है? ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। तो याद रखिएगा, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस के वो हैं, उन्होंने वो भी गए होंगे। 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का बंगलौर में यह आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? 21वां थर्ड आई एशियन, तो ये कहाँ पर? मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है। अब कह रहे हैं इस मतलब उद्घाटन में किस फिल्म का? तो ये इस उद्घाटन महोत्सव में कौन सा फिल्म का प्रदर्शन किया? चीन की फिल्म ब्लैक डॉग का प्रदर्शन किया गया था, ये याद रखिएगा। कह रहे हैं कि 21वें थर्ड आई एशियन फिल्म 2025 में एशियाई सिनेमा संस्कृत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कह रहे हैं एशियाई सिनेमा संस्कृत पुरस्कार, तो इसको जावेद अख्तर को प्रदान किया गया। यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं कि 23वां दिव्य कला मेला 2025 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? 23वां दिव्य कला मेला ये कहाँ पर आयोजित किया गया? पहले ये याद रखिए, ये कहाँ पर आयोजित किया? बड़ोदरा गुजरात में आयोजित किया गया। किस स्टेडियम में? तो ये अकोटा स्टेडियम में आयोजित किया गया। ठीक है, तो अकोटा स्टेडियम में बड़ोदरा गुजरात में आयोजित किया गया। किस मंत्रालय द्वारा? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल और जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा, इन्हीं के द्वारा आयोजित किया गया 23वां दिव्य कला मेला 2025। तो ये याद रखिए, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 79 नंबर का कह रहे हैं कि 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय क्या था? एक बार बताइए, किसका मुख्य विषय? इसका मुख्य विषय था डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का परिप्रेक्ष्य, डिजिटल हेल्थ ए पर्सपेक्टिव आयुर्वेदा। ठीक है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या करा? कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 का मुख्य विषय क्या था? कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर मुख्य विषय, तो इसका मुख्य विषय क्या था? भविष्य के कार्यबल को स्वरूप देना और गतिशील दुनिया में विकास को गति देना। तो ये याद रखिएगा, शेपिंग द वर्कफोर्स ऑफ द फ्यूचर, एक्सलरेटिंग ग्रोथ एंड डायनेमिक वर्ल्ड। तो ये याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर जॉब 2025 इसका मुख्य विषय था। कब आयोजित किया गया था? 15 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहने प्रथम भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता ये कहाँ पर आयोजित किया गया, ये बताना है। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब देखिए, इस वार्ता में जो वार्ता हुई है, इसमें भारत की तरफ से कौन थे ये बताना है, और वहाँ की तरफ से कौन थे। तो भारत की तरफ से कौन थे? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो एनएसए हैं, कौन है एनएसए? अजीत डोभाल जी, ये। और वहाँ मलेशिया के एनएसए कौन है? नुस्रीवान बिन जुनैल आबदीन। ठीक है, राजा दातो इनका बड़ा नाम है, मतलब बड़ा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है, मतलब इनका बिग नेम, मतलब नेम बहुत बड़ा है। तो जैन आबदीन ने, ये याद रख लेंगे। ठीक है, जैन आबदीन। अब यहाँ पर क्या करें? 11वीं भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता 2025 की सह अध्यक्षता किसने किया था? भारत और यूरोपीय, तो ये विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष श्रीवास्तव ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर पीयूष और वो हार्वे डेल्फन ने किया था।
ठीक है, यूरोपीय संघ के राजदूत हॉर्वे डेल्फिन ने, ये याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए कह रहे हैं 8वां इंडस फूड 2025 कहाँ आयोजित किया गया। 8वां इंडस फूड, तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो CES 2025 किस देश में आयोजित किया गया। तो ये CES किस देश में आयोजित किया गया, तो ये कहाँ पर, USA में, लॉस वेगास USA में। यहाँ पर क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला FITUR 2025 किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला का आयोजन किया कहाँ हुआ, तो ये मैड्रिड में हुआ, मैड्रिड स्पेन। ठीक है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला का आयोजन हुआ, कब आयोजन हुआ, 22 से 26 जनवरी के बीच में आयोजन हुआ, 22 से 26 जनवरी 2025 के बीच में आयोजन हुआ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला। ये हो गया, इतना याद रखिएगा। अब इसमें कहा क्या गया, इसमें महाकुंभ तथा उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत को समर्पित मंडपों को लगाया गया। तो मतलब यहाँ पर किस भारतीय राज्य की संस्कृति विरासत को लगाया गया, तो उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की क्या, महाकुंभ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मुझे लगता है किसी न किसी पेपर में हो सकता आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला में वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला में जो भारतीय संस्कृति में क्या क्या दिखाया गया, तो ये आप याद रखेंगे, महाकुंभ और उत्तर प्रदेश को जो संस्कृत विरासत है उसको दिखाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 27वां अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस 2025 का मुख्य विषय क्या था। 27वां अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस का मुख्य विषय, 27 अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस का मुख्य विषय। अब देखिए ये आयोजन कहाँ किया गया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में, ठीक है, JNU में आयोजन किया गया। मुख्य विषय क्या था, वेदांतिक विश्व व्यवस्था और पुनर्कल्पना, रीमीनिंग एंड वेदांतिक वर्ल्ड ऑर्डर, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की गई, बताइए कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अब इसका क्या है, इसका थीम क्या है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, तो ये इसका थीम है, थीम मत याद रखिए। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया, याद रख लेंगे, ये इतना जरूरी है। यहाँ पर देखिए ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आदर्श वाक्य क्या है। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, ये भारत मंडपम में हुआ, याद रखेंगे भारत मंडपम, ठीक है, नई दिल्ली में। इसीलिए कहता हूँ, क्या कहते हैं आप सिर्फ PDF पर ना ही डिपेंड किया करिए, जो मैं पढ़ाऊँ उस पर भी ध्यान दिया करिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं यहीं लिख के बता देता हूँ और हर कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी रहती हैं। तो जो अगर सिर्फ PDF पढ़ते हैं तो जो लिखता हूँ, अब जैसे ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, तो मैं यहाँ पर थीम बता ही दूंगा कि इसका थीम क्या है, विकसित भारत मतलब क्या है वो, मतलब आदर्श वाक्य पूछा ना, आदर्श वाक्य क्या है, गांव बढ़े तो देश बढ़े, तो गांव बढ़े देश बढ़े, बस ये। लेकिन ये कौन बताएगा कि भारत मंडपम में, तो याद है, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो भी देख लिया करिए आप। ठीक, अब देखिए आदर्श वाक्य हो गया। अब इसका उद्घाटन किसने किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, इसका उद्घाटन किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन PM मोदी जी ने किया था। किसने किया था, PM मोदी जी ने किया था इसका उद्घाटन, ये याद रख लेंगे। अब ये कि इसका थीम भी याद रखिएगा, विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण। किसका निर्माण, समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण 2047 तक, ये याद रखिए। गांव बढ़े देश बढ़े, इसका जो गांधी जी वाला सिस्टम है वही अपनाया गया है, ठीक है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 PM मोदी ने उद्घाटन किया। भारत मंडपम में गांव बढ़े देश बढ़े, इसका आदर्श वाक्य है 2047 तक समावेशी क्या करना, समावेशी आपका गांव बनाना, ये याद रख लेंगे। चलते हैं, नहीं देखते हैं।
यहाँ पर क्या करा कि कह रहे हैं नेपाल का पहला अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया। नेपाल का पहला अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया, तो नेपाल का पोखरा में आयोजन किया गया। पोखरा बहुत ही अच्छा स्थान है, कभी भी आपको जाने का मौका मिले तो पोखरा जरूर जाइएगा, ठीक है। लेकिन हेलीकॉप्टर से मत, मतलब वो हवाई जहाज से मत जाइएगा, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ नेपाल में। नेपाल में क्योंकि नेपाल जैसे देखिए पायलट की गलती नहीं है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे ही, जैसे ऐसे वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, मतलब ये हवाई जहाज जा रहा है, रास्ते में ऐसे क्या हुआ, रास्ते में पहाड़ आ जाता है, एकदम टर्न मोड़ आता है, तो उसमें थोड़ा सा कई बार नहीं, बहुत मौसम खराब है, कुछ भी खराब हो तो वो होता, इसलिए अगर जाइए तो सड़क से जाइए, बहुत सही रहता है नेपाल। तो पोखरा में नेपाल का पहला अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये पोखरा में। आप देखेंगे कई बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, किससे, हवाई जहाज से। अब एरोप्लेन से। भारत का प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का मुख्य विषय क्या था। प्रथम भारत समुद्री विरासत 2024 का मुख्य विषय क्या था, क्या था। वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, आतंकवाद निरोधक सहयोग पर भारत रूस संयुक्त कार्य समूह की 13वीं बैठक 2024 कहाँ आयोजित की गई, ये कहाँ पर आयोजित की गई ये बताना है। भारत रूस संयुक्त कार्य समूह की 13वीं बैठक, तो ये कहाँ पर, मॉस्को रूस में आयोजित किया गया। कहाँ पर, मॉस्को रूस में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, करें CIIS-21 एनुअल हेल्थ समिट 2024, ठीक है, शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, और मतलब इसका मुख्य विषय था, तो ये याद रखिएगा, इसका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका है 2047 के लिए स्वास्थ्य सेवा में बदलाव, तो विकसित भारत 2047 स्वास्थ्य सेवा में बदलाव, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, करें भुक्तपुर महोत्सव 2024 किस देश में आयोजित किया गया, तो भुक्तपुर महोत्सव 2024 किस देश में आयोजित किया गया ये बताना है। तो भक्तपुर महोत्सव, तो भक्तपुर महोत्सव ये कहाँ पर, नेपाल में आयोजित किया गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, भक्तपुर में दरबार स्क्वायर और चांगमू नारायण मंदिर जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थित, मतलब शामिल है। यहाँ पर क्या है, चांगू नारायण मंदिर है जो यूनेस्को धरोहर में स्थित है, वहीं पर यह महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ करें 10वां अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला 2024 कहाँ आयोजित, 10वां अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला, तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला कह रहे हैं कहाँ पर आयोजित, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला। अब देखिए, कह रहे हैं इसका विषय क्या था, इसका विषय था लघु वनोपज में महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब कह रहे हैं विरासत साड़ी महोत्सव 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये बताइए इसका तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया विरासत साड़ी महोत्सव 2024, ठीक है। हथकरघा वाला जो साड़ी होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पर। 100वां तानसेन संगीत समारोह 2024 किस शहर में आयोजित किया गया, तो 100वां तानसेन संगीत समारोह 2024, तो 100वां तानसेन संगीत समारोह 2024 किस शहर में किया गया, तो तानसेन कहाँ के थे, तो मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में तो ग्वालियर के थे, ग्वालियर, तो ये मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये आयोजित किया गया। कहाँ पर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अब क्या हुआ यहाँ पर, एक चीज और देखिए, इस समारोह में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ। क्यों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ, यह रिकॉर्ड 9 वाद्य यंत्रों को लगातार 9 मिनट तक बजाकर बनाया गया। 9 जो वाद्य यंत्र थे, इनको कितने मिनट तक लगातार बजाया गया, इनको 9 मिनट तक लगातार बजाया गया, 9 मिनट तक लगातार, ठीक है। तो 9 मिनट तक लगातार बजाया गया, इसलिए इसको
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दिया गया। इसमें कितने लोग ने भाग लिया? तो 536 पुरुष और महिला कलाकारों ने भाग लिया। 100वां तानसेन संगीत समारोह किस शहर में? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आयोजित किया गया, ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि 9वां भारत थाईलैंड रक्षा संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? रक्षा संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया, याद रखिए। किसके? भारत और थाईलैंड रक्षा संवाद। यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं 100वां ऊर्जा और एआई पर वैश्विक सम्मेलन 2024 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? किस पर? ऊर्जा और एआई पर वैश्विक सम्मेलन 2024। तो बताइए, तो ये किस तो ये किया गया आईईए के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। 100वां देखते हैं। मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का मुख्य विषय क्या था? उद्यमिता, रोजगार, कौशल को बढ़ावा देना, जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, लिवरेज। ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है? डिफ्लेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो डिफ्लेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये याद रखिएगा, ये आयोजन यूएई में किया गया। ठीक है, दुबई यूएई में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता था? डिफ्लेक्स 2024 ये 24 में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो फूड बियर हैं, चमड़ा प्रदर्शनी का मतलब आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। मतलब जूते उते का जो बनते हैं। यहाँ करें भारतीय भाषा उत्सव 2024 का मुख्य विषय क्या था? तो भारतीय भाषा उत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 4 से 11 दिसंबर तक ये मनाया गया। 4 से 11 दिसंबर के बीच, दिसंबर 2024 के बीच ये मनाया गया। अब देखिए, इसका मुख्य विषय था भाषाओं के माध्यम से एकता। तो भाषाओं के माध्यम से एकता, भाषाओं के माध्यम से एकता। लेकिन जो तमिलनाडु के राज्य हैं, मतलब तमिलनाडु राज्य है, वो थोड़ा इससे विपरीत जाता है। यहाँ पर देखते हैं, भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक 2024 किस शहर में आयोजित की गई? तो ये किस शहर में आयोजित की गई? भारत रूस, तो ये मॉस्को में आयोजित की गई। नहीं देखते हैं, कह रहे हैं कि 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 का मुख्य विषय क्या था? तो 25वें हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, नागालैंड में मनाया जाता है। कब से कब इस बार मनाया गया? 1 से 10 दिसंबर को मनाया गया, ये याद रखेंगे। हॉर्नबिल त्यौहार 1 से 10 दिसंबर 2024 को। इसका मुख्य विषय क्या था? कल्चरल कनेक्ट, ये मुख्य विषय था। कल्चरल कनेक्ट इसका मुख्य विषय था, ये याद रख लेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर करा प्रथम भारत नेपाल पर्यटन बैठक 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये किस शहर में हुआ, ये बताइए। तो ये कब हुआ? तो भारत नेपाल का बैठक ये 10 दिसंबर को हुआ, काठमांडू। नहीं देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आयोजन मोदी जी ने किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया? भारत मंडपम में, नई दिल्ली में किया, ये याद रखिए। इसका उद्देश्य क्या है? अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024, तो इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत की संस्कृत विविधता को प्रदर्शित करना और आर्थिक अवसर को बढ़ावा देना। क्या, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर जो भारत की संस्कृत होती, यहाँ की जो संस्कृत होती, इसकी विविधता होती, इसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं, करें चौथा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय क्या था, ये बताना है। भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार, भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस नवाचार, ये 108 नंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश कौन था? अब देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 मनाया कहाँ गया? तो इसका मनाया गया कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मनाया गया। पूछेंगे कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है, ये तो जानते ही होंगे। कब से कब ये चला था गीता महोत्सव? तो ये कब से कब चला था? 28 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में ये चला था।
28 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच ये चला था, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अब ये जो आयोजित किया गया, ये किसके द्वारा, तो हरियाणा सरकार के द्वारा आयोजित किया गया, और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा इसका आयोजन कब से किया जा रहा है, 1989 से किया जा रहा है। कह रहे हैं भागीदार देश कौन सा है, तो इसका भागीदार देश है संयुक्त गणराज्य तंजानिया। जब भागीदार देश हो गया तो भागीदार राज्य भी पूछ सकता है, तो भागीदार राज्य भारत का होगा, तो कौन सा है, भागीदार राज्य उड़ीसा है। ये भी याद रखिएगा। अगर मैं कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भागीदार देश कौन सा है, तंजानिया है, राज्य कौन सा है, उड़ीसा है, ये याद रखिएगा। कहाँ पर आयोजित हुआ, कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया। ये याद रखेंगे, कहाँ पर, जयपुर में। ठीक है, जयपुर में किया गया, ये जयपुर, सॉरी जयपुर ये है। ठीक है, सी वाला आंसर सही है, जी जयपुर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरे भारत नेपाल सांस्कृतिक उत्सव 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया, दूसरे भारत नेपाल सांस्कृतिक उत्सव वेयर वाज द सेकंड इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल 2024 हेल्ड, कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये लुम्बिनी में आयोजित किया गया, ये याद रखेंगे। लुम्बिनी में 8 दिसंबर 2024 को ये आयोजित किया गया, लुम्बिनी में। किसके द्वारा, भारत में भारतीय दूतावास जो है और लुम्बिनी विकास न्यास द्वारा आयोजित किया गया, ये याद रख लेंगे। यहाँ क्या कर 111 नंबर का, दोहा फोरम 2024 का मुख्य विषय क्या था, तो दोहा फोरम 2024 का मुख्य विषय क्या था, तो इसका विषय था द इनोवेशन इम्परेटिव, ये याद रखिएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। द इनोवेशन इम्परेटिव इसका मुख्य विषय था, ये याद रख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन का है, भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी ISAM के 63वें वार्षिक सम्मेलन 2024 का मुख्य विषय क्या था, तो इसका मुख्य विषय बताइए, ये क्या था। तो इसका मुख्य विषय क्या था, सहकार्य ये कुवर्तम शोधम, इसका मुख्य विषय था। ठीक है, कहाँ पर आयोजन किया गया, बंगलोर में आयोजन किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि 29वें CII पार्टनरशिप समिट 2024 का शिखर सम्मेलन 2024 का मुख्य विषय क्या था, तो ये प्रगति के लिए भागीदारी, इसी वाला आंसर सही है। यहाँ क्या करें, यहाँ पे कह रहे हैं कि 14वें एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया, तो ये किस संस्थान द्वारा किया गया, तो IMD द्वारा किया गया, भारतीय मौसम विज्ञान, नई दिल्ली, इसी द्वारा किया। कहा करें महाबोधि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया, तो महाबोधि महोत्सव का उद्घाटन किस जो है इसका उद्घाटन किसने किया, किरण रिजिजू ने किया, याद रखिए, किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची स्तूप तथा स्तूप रोड सांची में, मतलब सांची है वहीं पर इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर कहते हैं 59वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं 10वां अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक पूरक चिकित्सक सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, मलेशिया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहे हैं 8वां इंडियाज कॉन्क्लेव 2024 का मुख्य विषय क्या था, तो इसका मुख्य विषय क्या था ये बताना है। तो इसका मुख्य विषय क्या था, बिल्डिंग ब्रांड भारत इमेजिंग इंडिया डिकेड्स, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आपका 2024 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, अबू धाबी UAE में हुआ, याद रखिएगा। इसका मुख्य विषय क्या था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन, तो टूगेदर, याद रखेंगे, टूगेदर फॉर ह्यूमनिटी। ठीक है, तो ह्यूमनिटी इसका मुख्य विषय था, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
ये क्या करा, चौथे डिजिटल भारत समिट 2024 का मुख्य विषय क्या था? चौथे डिजिटल भारत समिट 2024 का मुख्य विषय था, क्या था? एम्पावरिंग ए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फॉर ए स्मार्ट फ्यूचर। ठीक है, तो ये याद है, नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। 21 नंबर का देखते हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार और जापान के किस प्रांत के बीच औद्योगिक सहयोग और पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समझौता हुआ? सॉरी, ये है यामानासी प्रांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार और जापान के यामानासी प्रयास किसके सहयोग, पर्यटन, ये सब व्यावसायिक शिक्षा केंद्र को बढ़ावा देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, तो ये यामानासी प्रांत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच $500 मिलियन के ऋण समझौते का उद्देश्य क्या है? जो भारत और एशियाई विकास बैंक का 500 दे, तो इस का उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो इसका क्या है, हरित और संपोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फॉर गो ग्रीन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बी वाला आंसर सही होगा। यहाँ करें कि रक्षा मंत्रालय ने लार्सन एंड टोब्रो एल&टी के साथ किस सैन्य उपकरण की खरीद हेतु 7,628.70 करोड़ का अनुबंध किया है? तो किसके अनुमति किया है? तो याद रखिएगा K9 ब्रजटी स्वचालित ट्रैक आर्टिलरी गन के साथ। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं कि इस्माइल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस्माइल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्माइल जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो लॉजिस्टिक ढांचे में सुधार करना है, निर्माण क्षमता को बढ़ाना है, याद रखिएगा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। तो मतलब लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये है इस्माइल कार्यक्रम का। याद रखिएगा इस्माइल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, लॉजिस्टिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो सामान जाता है उस स्ट्रक्चर को मजबूत करना है। यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला 12वां देश कौन सा बना है? तो ये 12वां देश कौन सा बना है ये बताना है। तो ये यूनाइटेड किंगडम बना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी, ये सुर्खियों में था कि CPTPP में आधिकारिक तौर पर शामिल होने वाला 12वां देश कौन बना है? यूनाइटेड किंगडम बना है। 126 नंबर का क्वेश्चन क्या, महाराष्ट्र सतत जलवायु सहायनीय तटीय संरक्षण और प्रबंधन परियोजना के लिए भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक ADB के साथ कितने मिलियन डॉलर के समझौता किया है ये याद रखना है। तो याद रखिएगा हाउ मच वाज द लोन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द महाराष्ट्र क्लाइमेट रेजिलियंस कोस्टल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो ये कितना बताना है, कितने का किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो $42 मिलियन का। यहाँ क्या करा भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक ADB के बीच मेघालय और जलवायु अनुकूलन समुदाय आधारित जल संचय परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मेघालय के लिए बताइए। तो मेघालय के लिए 50 मिलियन डॉलर के लिए, और महाराष्ट्र के लिए क्या कितना किया था? तो महाराष्ट्र के लिए किया था $42 मिलियन। दोनों का याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं। 128 नंबर कह रहा है मेघालय की जल संचयन परियोजना के तहत कितने छोटे जल भंडारण स्थल बनाए जाएंगे? कितने छोटे जल भंडारण स्थल बनाए जाएंगे मेघालय की जल संचयन परियोजना के तहत? तो 532 छोटे जल संचय भंडारण स्थल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्या करा है भारत में बागवानी में पौधे स्वास्थ्य और प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक ADB के बीच कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है ये बताना है। बागवानी में पौधे स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने का $98 मिलियन, याद रखिए 98
$1 मिलियन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या करा है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने अपना 61वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है, तो ये बताइए। सशस्त्र सीमा बल ने अपना 61वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है, तो ये यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इस स्थापना समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी यहाँ पर शामिल हुए थे। तो ये कहाँ पर शामिल हुए थे, तो ये सिलीगुड़ी में, याद रखेंगे, सिलीगुड़ी में शामिल हुए थे और यहीं पर मनाया गया, तो सिलीगुड़ी। नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर का है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA के 14वें PSI उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में कितने पुरस्कार दिए गए, बताइए। ये हाउ मेनी अवार्ड डिड द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA रिसीव एट द 14 PSC एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी, तो कितने अवार्ड इसमें दिए गए, 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, याद रखेंगे 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि तेलंगाना भू भारतीय भूमि अधिकारों का अभिलेख अधिनियम 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। तेलंगाना भू उद्देश्य क्या है, राज्य में भूमि सुधार को बढ़ावा देना, किसानों की भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। नहीं देखते हैं यहाँ क्या करें। तेलंगाना भू भारतीय अधिनियम 2024 का धरड़ी पोर्टल का नाम बदल कर क्या, तो ROR पोर्टल MO भारती, याद रखिएगा, मो भारती रखने का प्रस्ताव किया गया है। करें आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 का उद्देश्य किस अधिनियम में संशोधन करना है, तो ये कह रहे हैं किस अधिनियम में संशोधन करना है, तो याद रखिएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिए इसी अधिनियम में संशोधन करना है। कौन सा जो अभी अधिनियम आया, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 आया। ठीक है, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 आया, इसको किस में संशोधन करना है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करना है, ये याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि रेल संशोधन विधेयक 2024 किस अधिनियम को निरस्त करता है, तो जो रेल संशोधन विधेयक है ये भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 का निरस्त करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये दोनों दो करता है, याद रखिए 1890 इंडियन रेलवे एक्ट 1890 को, और रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 रेलवे बोर्ड एक्ट 1905, इन दोनों को आपका क्या करता है, निरस्त करता है, जो रेल संशोधन विधेयक 2024 आया। ठीक है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। करें बायलर विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है, बायलर विधेयक का उद्देश्य क्या है, 1923 को प्रस्तावित देखिए बायलर अधिनियम 1923 को प्रस्तावित करना इस विधेयक का उद्देश्य। अब इसका प्रावधान क्यों लाया गया, जो बायलर निर्माता होते हैं और जो बायलर के घटक डिजाइनर होते हैं वो को उनको डिजाइन को प्रमाणित करना, तो ये याद रखिएगा इनको। इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, बायलर अधिनियम 1923 को प्रस्तावित करना इसका मुख्य उद्देश्य। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या कहते हैं। बैंक कार्य विधियाँ संशोधन विधेयक 2024 के तहत एक बैंक खाताधारक कितने नॉमिनी मोड जोड़ सकता है, तो बताइए कितने नॉमिनी जोड़ सकता है। 4। नहीं देखते हैं। करें तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 किन नए तत्वों को तत्वों को खनिज तेलों की परिभाषा में जोड़ा गया है, तो खनिज तेलों की परिभाषा में जोड़ा गया है, बताइए। तो इसमें कौन सा है, तो ये तीनों ही हैं, याद रखेंगे। प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन जो भी नेचर में पाया जाता है, कोल बेड मीथेन ये भी है, सेल गैस, ठीक है, तो सेल गैस ऑयल ये याद रखेंगे, ये तीनों है जो तत्वों को खनिज तेलों को परिभाषा में जोड़ा गया है।
यहाँ पर देखते 139 नंबर, ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लगेगा। तो पहले ये याद रखिएगा कहाँ पर 16 बच्चों के से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया में लगाया गया। अब पैसा कितना देना पड़ेगा, तो पैसा कितना देना पड़ेगा, $50 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है। सोचिए कितना जुर्माना, $50 मिलियन के तक जुर्माना हो सकता है। इतना जुर्माना कहाँ होगा, ठीक है। सोचिए तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पे प्रतिबंध नियमों के तहत सही किए हैं। कम से कम अपना बचपन तो जिए, जो खेल होता है, फिजिकल खेल होता है, वो सब खेलें। वो सब खेलना, आजकल के बच्चे ये सब खेल खेलना बंद कर दिए हैं, मोबाइल ले लेते हैं, वहीं उसी में जो खेल होता है वही खेलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या है। अब शिक्षा दिवस मनाया कब जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 2025 को मनाया गया। इसका एआई एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन ए वर्ल्ड ऑटोमेशन, तो याद रखेंगे यही इसका क्या है, ये मुख्य विषय है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिए कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। किनकी जयंती पर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। ये याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस। करें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का वर्चुअल सुनवाई उपभोक्ता न्याय बुक डिजिटल, याद रखिएगा वर्चुअल उपभोक्ता और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, न्याय तक तुक नहीं है, वर्चुअल हायरिंग एंड कंज्यूमर जस्टिस थ्रू डिजिटल मीन, बी वाला नहीं देखते हैं। 143 नंबर का, भारत में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो भारत में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये बताना है। तो ये श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसकी स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ने देखते हैं 144, प्रभाव फैक्ट बुक किससे संबंधित है, प्रभाव फैक्ट, तो ये किससे है, भारत स्टार्टअप, जो भारत में स्टार्टअप किया जाता है उसमें जो चैलेंजेज आते हैं उनके लिए ये बनाया गया है, ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया था, पीयूष गोयल ने इसकी स्थापना किया था। तो इकोसिस्टम मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक मार्गदर्शन प्राप्त करना ये इसका है, मतलब मार्गदर्शक होगा ये। 2016 से 2024 तक के इस क्षेत्र में जितने भी विकास को दर्शाया जाता है ये प्रभाव फैक्ट बुक है। इसका विमोचन किसने किया था, ये लॉन्च किया कितना, पीयूष गोयल ने लॉन्च किया था। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बताया जाएगा ताकि सभी लोग स्टार्टअप करें, कोई भी स्टार्टअप करें। अब भारत रणभूमि दर्शन ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या, भारत रणभूमि दर्शन, यह मतलब इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसको 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान लॉन्च किया गया। अब देखिए 77वें सेना दिवस के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये क्या है, भारत रणभूमि दर्शन, ये एक ऐप है। इसको लॉन्च किसने किया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में युद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, युद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या है, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का संस्थापक कौन है, तो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का संस्थापक कौन है। अब देखिए ये क्यों सुर्खियों में है, नेथन एंडरसन, तो याद रखिएगा जो ये कंपनी है बंद करने की घोषणा कर दिया है। कि सबसे ज़्यादा इसको किससे लाभ होगा, तो अडानी को इसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि इन्हीं के बारे में ज़्यादा रिसर्च होती थी यहाँ पर हिंडनबर्ग, ठीक है। तो नेथन एंडरसन क्या है, ये अब अपनी कंपनी को बंद करने की घोषणा कर दी है, ठीक। क्या हुआ क्या नहीं, इतनी अच्छी चलती थी तो क्या बंद कर दिया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है। इसका शुभारंभ किसने किया था, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया। देखिए नई दिल्ली में तो इसका शुभारंभ किया गया, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, ये इसका मुख्यालय बनाया गया तेलंगाना के निजामाबाद में। अब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो पल्ले
गंगा रेड्डी, पल्ले गंगा रेड्डी इसके क्या किए गए, ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए, ये याद रखेंगे। दूसरा देखते हैं 148, कह रहे हैं भारतीय नौसेना द्वारा निर्मित दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, उत्कर्ष नाम है। चेन्नई में शुभारंभ इसका किया गया। करें कुंभबाड़ी चैनल किस आयोजन के लिए समर्पित है, कुंभबाड़ी चैनल, तो ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ में 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभबाड़ी चैनल, कितना चैनल का नाम कितना, 103.5 मेगा हर्ट्स का शुभारंभ किए है। 103.5 मेगा हर्ट्स याद रखिएगा, महाकुंभ 2025, ठीक है। इसके लिए कह रहे हैं भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है, पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, तो ये किस राज्य में, तो सिक्किम में, याद रखिएगा सिक्किम में ये स्थापित किया गया है। कहाँ पर, सिक्किम में। नहीं देखते हैं, कह रहे हैं वर्ष 2025 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने किस रूप में घोषणा की है, तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने किस रूप में घोषणा की है, तो रक्षा सुधारों का वर्ष है, ठीक है। तो रक्षा सुधारों का वर्ष के रूप में घोषणा की है। देश की सैन्य क्षमता और कार्य प्रणालियों में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं राष्ट्र पर्व वेबसाइट पर और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किस अवसर पर किया गया, इसका किस अवसर पर किया गया ये बताना है। राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का, तो ये कब किया गया, ये सुशासन दिवस के अवसर पर। अभी हम बताए हैं 25 दिसंबर को क्या पड़ता है, 2024 को मनाया गया सुशासन दिवस, इसी अवसर पर इसका किया गया। तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सुशासन दिवस यहीं पर किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं भारत का पहला शून्य कचरा जीरो वेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है, शून्य कचरा जीरो वेस्ट हवाई अड्डा तो कौन सा है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। अब नाम से पता सोचिए कहाँ पे है ये देवी अहिल्याबाई, तो ये कहाँ है, इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, इंदौर मध्य प्रदेश में। पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा कौन सा बना, यही बना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नहीं देखते हैं यहाँ क्या करा, कह रहा है यूथ को लैब राष्ट्रीय नवाचार चुनौती 2024-25 का मुख्य उद्देश्य क्या है, यूथ को लैब राष्ट्रीय नवाचार, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य युवा और दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाना। 154 नंबर का है, भारत में पहला उड़ान यात्री कैफ़े कहाँ खोला गया, पहला उड़ान यात्री कैफ़े कहाँ खोला गया, तो ये कोलकाता में, कहाँ पर खोला गया, कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय जो सुभाष, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहीं पर ये खोला गया उड़ान यात्री कैफ़े। क्या भारत में पहला उड़ान यात्री कैफ़े कहाँ पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता। ये क्या कह रहा भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की पहले टैगिंग किस राज्य में की गई, पहली बार टैगिंग, तो ये किस राज्य में किया गया इसको बताना है, ठीक है, असम में। नेक्स्ट देखते हैं, किसान कवच क्या है, किसान कवच बताना है, किसान कवच क्या है, तो ये क्या है, तो ये याद रखिए ये एक प्रकार का बॉडी सूट, किसानों को कीटनाशक, जैसे कीटनाशक डालते हैं तो कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बना रहता है, स्वास्थ्य संबंधी खतरा बना रहता है, तो उन्हीं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसान कवच, किसान कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है कि आईएनएस निर्देशक किस प्रकार का एक पोत है, तो आईएनएस निर्देशक किस प्रकार का ये पोत है ये बताना है, क्या है, तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है, ठीक है, तो याद रखिएगा हाइड्रोग्राफिक। यहाँ इसका जलावतरण कहाँ किया गया, विशाखापत्तनम में नौसेना डकयार्ड में इसका जलावतरण किया गया,
याद रखिएगा, विशाखापट्टनम से। अब देखिए माउंट सेमरू किस देश में स्थित है? तो माउंट सेमरू कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। एक ज्वालामुखी भी है माउंट सेमरू, ठीक है। पुनः इस पर विस्फोट हुआ है, इसीलिए क्या है, ये चर्चा में है। इसकी ऊंचाई कितना? 3776 मीटर इसकी ऊंचाई है। इंडोनेशिया में माउंट सेमरू में विस्फोट हुआ है। पूछ सकता अभी किस हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। गूगल द्वारा नवीनतम क्वांटम चिप का नाम क्या है? तो गूगल द्वारा विकसित जो नवीनतम क्वांटम चिप है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बिलो, याद रखिएगा। कहाँ पर विकसित किया गया? अमेरिका के कैलिफोर्निया में, वहाँ पर विकसित किया गया है ये। तो याद रखेंगे उसका नाम क्या है? बिलो। नेक्स्ट देखते हैं। करें भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पर? तो इसका आधारशिला किसने रखा है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में, याद रखिए कहाँ पर? पटना में बाल कैंसर अस्पताल की, ठीक है। तो पटना में महावीर बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला, क्या नाम रहेगा? महावीर बाल कैंसर अस्पताल। तो ये पटना में आज आधारशिला रखा गया नीतीश कुमार के द्वारा। यहाँ पर लिखा गया भारत का पहला हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक किस संस्थान द्वारा निर्मित किया गया? किस संस्थान द्वारा निर्मित किया गया? ये आईआईटी मद्रास के द्वारा। अच्छा, एक क्वेश्चन छूटा था कि डार्क ईगल क्या है? डार्क ईगल, तो डार्क ईगल क्या है? अमेरिकी नौसेना द्वारा लंबी दूरी की हाइपरसोनिक अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? अमेरिकी सेना के द्वारा। डार्क ईगल, याद रखिएगा, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। पूछ सकता है डार्क ईगल क्या है? अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल, ये याद रख लें। अब यहाँ पर देखते हैं, महान तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचना संग्रह संपादन किसने किया? तो ये इसका विमोचन किसने किया? मतलब संपादन किसने किया था? तो इसका, तो ये इसका सीनी विश्वनाथन ने किया था। याद रखिएगा, सीनी विश्वनाथन द्वारा। अब इसका जो विमोचन किया गया था ये इम्पोर्टेंट है। ये कब? सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचना। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विमोचन किया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। पीएम मोदी ने इनका महान तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की रचना का विमोचन मोदी जी ने किया, ठीक है। तो याद रखें किसने? मोदी जी ने किया। और संकलित किसने किया? सीनी विश्वनाथन ने संकलित किया था, ठीक है। संपादन किसने किया था? संपादन पूछ रहा था, ये सीनी विश्वनाथन ने। नहीं, देखते हैं ये क्या करा कि अमृत ज्ञान कोश पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अमृत ज्ञान, तो इसका लक्ष्य क्या है? शासन, जो मतलब लक्ष्य क्या है? ये शासन प्रशिक्षण को मजबूत करना और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग सामग्री प्रदान करना। तो सरकारी अधिकारियों और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना, प्रशिक्षण ट्रेनिंग सामग्री प्रदान करना, ये याद रखिए। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। नेक्स्ट देखते हैं, 165 नंबर का रहा है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण कितने केंद्रों पर आयोजित हुआ? तो कितने केंद्रों पर आयोजित हुआ ये बताना है। तो देश भर के कुल 51 केंद्रों पर आयोजन हुआ ये इसका। इसका वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किसने किया था? शुभारंभ, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया था। 7वां संस्करण था। तो 51 केंद्रों पर। नहीं, देखते हैं 166 नंबर का है, दूसरा दृष्टि 10 स्टार लाइनर किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को सौंपा? तो किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को सौंपा? तो इस किसने? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने सौंपा। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। नहीं, देखते हैं, करें अन्न चक्र पहल का उद्देश्य क्या है? अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल, इसका उद्देश्य क्या है? तो यह याद रखिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नहीं, देखते 168 नंबर का, पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल नंबर 31 किस भाषा के लिए शुरू किया गया था? पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल नंबर 31 किस भाषा के लिए शुरू किया गया था?
तो इससे भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए, इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए शुरू किया गया। तो भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए याद रखिए। ई विद्या डीटीएच पूछ सकता है, ई विद्या डीटीएच 31 किस चैनल नंबर 31 डीटीएच चैनल का, ठीक है। डीटीएच जो चैनल होता है उसका 31। तो ये भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए। बस इतना ही था लगभग। आपका ये जो मैगजीन है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इससे पहले जितने भी पार्ट्स हमने करवा दिए हैं जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि वो जो पार्ट्स हमने करवाए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग 6-7 पार्ट आ चुका है, तो सभी का प्लेलिस्ट बना है, जाकर वहाँ पर देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, जाते वक्त सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।